तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, 8 सूत्रास डिस्कस किए थे और वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड थे। अब मैं आज की क्लास में उसको उसके ऊपर एक एक और चीज़ बताऊंगा जो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा था कि मैंने दशाएं बताई थी बहुत सारी, कि हम लग्न और सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जो भी प्लेनेट हैं, D1 और D9 चार्ट दोनों के अंदर, उन सभी की दशाओं के अंदर किसी भी नेटिव की मैरिज हो जाती है। तो ये हमने कंसेप्ट वहां पर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा कि आवाज ऑलमोस्ट कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। जी। हेलो। अच्छा, एक मिनट रुकिए सर। ठीक आ रही है ठीक बिल्कुल। आ रही है। हम्म। ठीक आ रही है। जी। तो उसमें क्या था कि हमने डिस्कस जो किया था, कि हमने देखा था, यहाँ पर मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा, एक मिनट। आगरा भी भैया कोई जरूरत है। कलाक में अब देखिए, ओरिजिनल दशा के बारे में मैंने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। अपना सब माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज। तो उसमें मैंने बताया था कि मैरिज जो होती है जनरली वो विंशोत्तरी दशा हम लेते हैं, और सेवेंथ हाउस और लग्न से रिलेटेड D1 और D9 दोनों में। जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर लें इसे। किसका ऑन है? नितिन जी आप ऑफ कर लो। और किसका ऑन है? देखिए, रिकॉर्डिंग जो मैं दूंगा उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आएगा, तो आप उसको ऑन ही ऑफ ही रखें अपना। जब जरूरत होगी तो मैं पूछूंगा, आप तब ऑन कर लेना उसको। तो नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता वॉइस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब तो मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि हमने जो दशाएं देखनी है वो बर्थ चार्ट के अंदर और D9 चार्ट के अंदर लग्न और सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जितने भी प्लेनेट हैं उनकी हम दशाएं देखते हैं। तो ऐसा लगेगा कि करीब करीब सभी प्लेनेट उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो दशाओं की जैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसा हमें नजर आएगा। तो यहां पर एक मैं और एक उसमें एडिशनल अब कंसेप्ट बता रहा हूं आज। उसी में एक्सटेंडेड ये कंसेप्ट है, एडिशनल कंसेप्ट है। और ये एक बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आया था, और ये आया था बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में इसको यूज़ करते हैं। और उसके बेसिस पर ये कंसेप्ट है कि जब भी किसी भी नेटिव की मैरिज हो, तो आप उसके मैरिज के टाइम पर उसके नवांश चार्ट के अंदर जाएं, D9 चार्ट के अंदर। और D9 चार्ट के अंदर अंतरदशा, जो भी जिस भी अंतरदशा में मैरिज होगी, वो अंतरदशा नवां चार्ट की लग्न, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस से जरूर लिंक होनी चाहिए। ऐसी एक भी मैरिज नहीं हो सकती, इसका 1% भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। यदि एक्सेप्शन है तो आप समझ लीजिए कि उसका बर्थ टाइम गलत है। ये 100% केसेस में लगेगी, आप लगा सकते हो कुंडली पर, कि जिस भी अंतरदशा में मैरिज हुई है उसका लिंक D9 चार्ट की लग्न, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस, इनमें से किसी न किसी से होना चाहिए। सो ये एक उसको दशाओं को थोड़ा कम करने में आपकी हेल्प करेगी। जो हम D1 चार्ट से जो दशाओं की लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम जो प्लेनेट लिखेंगे वो आप देखोगे करीब करीब सभी 9 के 9 प्लेनेट आ जाते हैं, या 6-7 तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम 5 तो आएंगे, क्योंकि हमने लग्न भी ले ली, लग्न लॉर्ड भी ले लिया, सेवेंथ हाउस भी ले लिया, सेवेंथ लॉर्ड भी ले लिया, फिर हमने नवांश में भी ये सारी चीजें ले ली। तो वो सभी के सभी प्लेनेट आ जाते हैं। अब उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे कि किसकी दशा में मैरिज नहीं होगी? तो ये एक सूत्र है, और वो ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी इसको देखना कि आप जिस भी दशा में मैरिज होती है, D9 नवांश चार्ट की लग्न
पांचवा भाव, सातवां भाव और 11वें भाव से उस अंतरदशा का लिंक जरूर होना चाहिए। ये मैं अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिस भी अंतरदशा में मैरिज होगी तो ये उसका 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस और लग्न से हम लिंक देखेंगे। इस तरीके से आपके उसमें जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें से एक दो प्लेनेट कम हो जाएंगे, तो उन जो कम हो जाएंगे उन प्लेनेट की दशा में हम मानेंगे कि मैरिज नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसमें कि हम जब इनिशियली हम देखते हैं, जो मैंने पिछला सूत्र बताया था कि D1 से लग्न और 7th हाउस से रिलेटेड जो भी प्लेनेट हैं, उनके लॉर्ड से रिलेटेड जो भी प्लेनेट हैं, D1 और D9 चार्ट में उन सभी की दशाओं में मैरिज होनी चाहिए। अब आपने दशाएं निकाल ली, सभी प्लेनेट आ गए, तो अब ऐसे तो कोई हम उसको कट शॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो कट शॉर्ट करने के लिए, एलिमिनेशन के लिए हम नवांश चार्ट पकड़ेंगे उस नेटिव का। नवांश चार्ट में हम देखेंगे कि जो अंतरदशा है उसका लिंक उसकी लग्न 5th, 7th और 11th हाउस से हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर दशा को लेंगे। जिसका लिंक नहीं हो रहा है इन चारों से, उसको आप कट कर देंगे, उस अंतरदशा के अंदर मैरिज नहीं हो सकती। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो, एक एक जना पूछे। और सर एक हाँ क्वेश्चन में है इसमें, जी, ये 11th हाउस क्यों आया यहाँ पे? 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। 11th हाउस हर चीज में लगा सकते हो आप, लाभ भाव भी होता है और मैरिज में 11th हाउस का भी रोल होता है। 5th हाउस एक्चुअली प्रोजेनी के लिए होता है और आपका रोमांस के लिए होता है, लव अफेयर के लिए होता है भाई। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। एक 11 के साथ में अगर 12 भी आ जाए तो क्या नहीं, उससे ये जो लाभ होता है? कॉम्बिनेशन है ना, इसमें सर एक्चुअली टेस्ट सर नहीं सर लेंगे। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एम्बुलेंस का आवाज आ रहा है। तो किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, अब आप लोग ऑफ रखोगे तो ही सब सुनेगा। सब सब सबका सबका बंद ही रखो ना साहब प्लीज। आप सबका तो ठीक है, वो बंद करूंगा तो फिर अभी बोलने के लिए कायन है, तो इतना सब लोग अपना ध्यान रखें। कौन है वो? कोई साहब ट्रैवलिंग कर रहा है और उसके जोशी सर। एक मिनट में जोशी देखता सर। हूँ। जी जी जी। सर देखो, मेरा ये मानना है हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और मैच्योर लोग हैं और हम माइक्रोफोन बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका फिर सर एक ही सॉल्यूशन है, जैसे क्लास में होता है कि एक पर दंड दिया जाए, और अगर कोई ऐसे माइक्रोफोन नहीं बंद कर रहा है और रोज की दिक्कत कर रहा है तो उसको क्लास से उस दिन के लिए आप रिमूव कर दें। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, एनीवेज अभी मैं ये अब सब लोग, हाँ जी हाँ जी, बोला आप। एक चीज और, एक्सक्यूज मी सर, जी अब ये बात हो गई है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर जी, कि क्लास का डिसिप्लिन हो, जो हैंड रेस करेगा वही उसी को आप पूछेगा। कॉल करें, वही बात करें। जी अभी ज्योति लोग मैम, एक साथ माइक ऑन। हाँ ज्योति मैम आप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, जी ज्योति मैम मुझे बोलिए पूछना पहले। था आपने ये लास्ट जो रूल है लग्न 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, उनके जी, लॉर्ड के साथ नहीं सिर्फ हाउस के साथ? वो तो लॉर्ड भी आ जाता है उसमें फिर। ओके ओके, थैंक यू। नीता मैम नहीं कर। जी सर, मैं पूछ रही थी कि सर ऐसे में यदि राहु केतु की बात आ जाती है तो उनके स्वामी को भी काउंट करेंगे ना इसमें, राहु केतु यदि वहां पे जिस बैठे हुए राशि हैं में तो वो है? वो भी हो जाएंगे। नहीं, स्वामी नहीं करना, डिस्पोजिटर नहीं करना आपको। यदि वो उस भाव में बैठे हैं तो ठीक है। अच्छा, उनके जो राशि स्वामी है उनको नहीं? हाँ नहीं, वो राशि स्वामी नहीं कंसिडर करना है। अच्छा, योगेश जी। सर बस मेरा यही क्वेश्चन था कि जो 5th, 7th, 11th लग्न से कनेक्शन हो तो किस तरीके से, मतलब लॉर्ड हाउस वो सब तरीके का कनेक्शन ले लेना है आपने। सब प्लेसमेंट तरीके का हो, ले लेना। लॉर्ड हो, या कनेक्शन वर्ड बोल दिया तो वो आपका जो भी हम देखते हैं पीएससी। ठीक है सर। अच्छा नितिन जी बोलिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें खाली इतना ही पूछना था कि हमको जब ये D1 और D9 के फर्स्ट और 7th हाउस के जो लॉर्ड है, और उसमें से जितने प्लानेट हमारे D9 में भी जितने प्लानेट हमारे पास आएंगे उसमें से जो ये सेकंड कंडीशन फुलफिल करेंगे उतने सर्वाइव हाँ, करेंगे, बाकी क्या? बाकी को निकाल दो, बाकी को निकाल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सब अपना वो बंद कर लीजिएगा प्लीज। अब मैं यहाँ पर कुछ एक टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूँ। इनको सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये सभी टेक्निक्स लगती नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ।
कुछ 10% केसेस में लगेंगी, कुछ 20% केसेस में लगेंगी, कुछ 50% केसेस में लगेंगी, मगर ये सभी टेक्निक्स यूज होती हैं फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो मैं इनिशियली सभी टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग यूज करते हैं और उसके बेस पर वो टाइमिंग निकालने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सक्सेस रेट है, जो मेरी अपनी रिसर्च है उसमें अलग अलग है, वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से सक्सेस रेट क्या होगी टाइमिंग निकालने की। तो अब आज मैं शुरू कर रहा हूं, इसके बाद एक्चुअल में टेक्निक्स की हम टाइमिंग्स किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहला है मेरा कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न फॉर्मूला। ये हम लग्न की डिग्री के बेस पर टाइमिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो लग्न की डिग्री के बेस पर टाइमिंग निकालने की जो कोशिश करेंगे, इस टेक्निक की सक्सेस रेट ओनली 28% है। मतलब 100 कुंडलियों में लगाओगे तो 28 कुंडलियों में ये आपकी सटीक बैठेगी, मगर ये टेक्निक्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम भी इसको पढ़ेंगे और हम इसको आगे आपको मैं बता रहा हूँ, पर मैं आगे इसको यूज नहीं करूंगा, ये भी बता रहा हूँ। पर इनिशियली मैं आपको जितनी भी टेक्निक्स कहीं भी इंडिया भर में जो भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी यूज करते हैं वो मैंने एक कलेक्ट किया हुआ है, मैं तो सब आपको बताऊंगा। एंड में मैं फिर बताऊंगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो इसमें देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग बेस्ड ऑन लग्न। जब हम इसके लिए लग्न का लॉन्गिट्यूड लेंगे, जैसे हम विवाह सेम निकालते हैं तो हम क्या है लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लेते हैं और हम 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लेते हैं। इस लग्न से टाइमिंग की टेक्निक में हम लग्न का लॉन्गिट्यूड लेंगे और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लेंगे। मतलब लॉन्गिट्यूड आपको लग्न लॉर्ड का नहीं लेना है, लग्न का लेना है। अब लॉन्गिट्यूड मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, कल के डिस्कशन से लग रहा था कि लॉन्गिट्यूड में भी डाउट है लोगों को, तो वो मैं ऐसे क्लैरिफाई कर देता हूं। जब हम प्लेनेट की उसमें जाते हैं जहां पर उसकी डिग्री साइन वगैरह दे रखे होते हैं, तो जो भी प्लेनेट यदि आपका सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर सपोज ये वीनस है 2 साइन में बैठा हुआ है और इसकी डिग्री दे रखी है 12। ये यहाँ पर टेबल है, इसमें मैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूड समझा रहा हूँ। तो ये लग्न दिख रहा होगा आपको और जेमिनाइन साइन में है, वो 10 डिग्री 12 मिनट और 7 सेकंड्स पर है। तो यदि लग्न का आपको लॉन्गिट्यूड लिखना होगा तो जो भी साइन है ये जेमिनाइन मतलब 3 साइन है मिथुन राशि, तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखते टाइम हम उससे एक साइन कम लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 2 साइन पास्ट, और जो डिग्रीज हैं उन्हें एज इट इज लिख देंगे 10 डिग्री 12 मिनट। ये लॉन्गिट्यूड हो गया लग्न का। इसी तरीके से यदि मुझे यहाँ पर मैं 7th लॉर्ड है, इस केस में जुपिटर, 7th लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर का यदि मैं लॉन्गिट्यूड लिखना चाहूँ तो जुपिटर एक्चुअली इस कुंडली के अंदर वर्गो या कन्या राशि के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर उसका लॉन्गिट्यूड दिया है वर्गो, तो वर्गो का मतलब लिखेंगे, वर्गो साइन होता है 6, लॉन्गिट्यूड लिखते टाइम इसको लिखना है 5 साइन 6 डिग्री 58 मिनट्स। तो लॉन्गिट्यूड जब भी हम लिखेंगे किसी भी प्लेनेट का तो उसका साइन भी लेना होता है, और साइन जो लोगे वो जिस भी राशि में उससे एक कम लेना है, क्योंकि वो उसको क्रॉस कर चुका होता है, उसे लेना होता है। जिस राशि में बैठा होता है उसकी हमें डिग्रियां लेनी होती हैं, और जितने साइन क्रॉस कर चुका होता है उन्हें हम लेते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया लॉन्गिट्यूड हम किस तरीके से लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो क्या है, आपको ऐड करना है लग्न और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड। विवाह सेम में हम लग्न लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ऐड करते हैं। यहाँ पर लग्न के लॉन्गिट्यूड में 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ऐड करना है। यदि वो बाई चांस आपका 12 साइन से ज्यादा आ रहा है तो उसमें से 12 साइन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। सपोज दोनों को ऐड करने पे ओनली 12 साइन भी आ गया तो 12 साइन हट जाएगा, 13 साइन आ गया तो उसमें से भी 12 साइन हट जाएगा। वो मैं प्रैक्टिकली करके भी यहाँ पर दिखाऊंगा। जो भी बचा आपका उसको आप कुंडली के अंदर मार्क कर लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो हमने लग्न के लॉन्गिट्यूड में 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे विवाह सेम निकालते हैं। आपको जो भी राशि और डिग्री आई उसको हम कुंडली में मार्क कर लेंगे। तो जब भी किसी भी नेटिव की मैरिज होती है तो जुपिटर जो होता है वो ट्रांजिट में, अब यहाँ पे ध्यान रखना इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जुपिटर उसी जगह पर ट्रांजिट करेगा, ना कि एस्पेक्ट नहीं करेगा। जुपिटर जहां पर भी आपका लग्न का लॉन्गिट्यूड और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ऐड करने पर जो राशि और डिग्री आ रही है कुंडली के अंदर उस जगह को मार्क कर लीजिए। जब मैरिज होगी उस दिन जुपिटर उसी जगह पर ट्रांजिट करेगा, ओनली ±6 डिग्री 40 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है। मतलब सपोज लॉन्गिट्यूड आपका आ रहा है उन दोनों को ऐड करने पर 20 डिग्री और कुछ आ रहा है, तो वो 20 डिग्री से 6 डिग्री पीछे या 6 डिग्री आगे हो सकता है। एक मतलब नक्षत्र के 2 चरण जितना वो पीछे या आगे हो सकता है। उस पूरी ड्यूरेशन के अंदर उस नेटिव की मैरिज हो सकती है।
इसको अभी मैं पहले प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर आपसे क्वेश्चंस लूंगा। यहाँ पर ये लग्न बेस्ड टेक्निक पर एक नेटिव की मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेट किया है। उसका यहाँ पर ये मैंने बर्थ टाइम दिया हुआ है 18/5/1981, वो बर्थ डेट है, और 8:30 AM बर्थ टाइम है, बेंगलोर का बर्थ है। इसकी डेट ऑफ मैरिज थी 1 सितंबर 2007। जुपिटर यहाँ पर उस टाइम ट्रांजिट कर रहा था, जुपिटर ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, ये जुपिटर के ट्रांजिट पे बेस्ड टेक्निक है। तो मैंने जिस दिन इसकी मैरिज हुई थी 1 सितंबर, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने डिटेल लिखी हुई हैं, तो ये फैक्ट बेस्ड है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है कोई भी चीज़। तो जुपिटर उस दिन ट्रांजिट कर रहा था 7 साइन पास 16 डिग्री 55 मिनट में, जब इसकी मैरिज हुई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला बताया है लग्न बेस्ड टेक्निक में, आप लग्न का लॉन्गिट्यूड लेंगे और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लेंगे। यहाँ पे मैंने ये लग्न लिखी हुई है, इसका लॉन्गिट्यूड है जेमिनी साइन में 10 डिग्री 12 मिनट है, तो इसका लॉन्गिट्यूड बन जाएगा 2 साइन पास 10 डिग्री 12 मिनट। सेकंड्स मैंने नहीं लिए, जरूरत नहीं है ज्यादा आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड 2 साइन पास 10 डिग्री 12 मिनट्स, ये लिख दिया। अब इसमें मुझे ऐड करना है 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर देखिए 7th हाउस के अंदर 9 साइन है, तो 7th लॉर्ड हो गया हमारा जुपिटर। तो जुपिटर को मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ये प्लैनेट की टेबल है जो आपकी मोबाइल ऐप के अंदर से मैंने लिया हुआ है, ये उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। जुपिटर ये वर्गो साइन में है 6 डिग्री 58 मिनट, तो वर्गो साइन का मतलब हो गया 5 साइन पास्ट 6 डिग्री 58 मिनट। तो मैंने यहाँ पर देखिए 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड लिख दिया 5 साइन पास 6 डिग्री 58 मिनट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको भी मैं पहले बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। आपको मिनट को मिनट में ऐड करना है सबसे पहले। तो मैंने 58 मिनट को 12 में ऐड किया तो ये 70 हो गई। जब भी 60 से ज्यादा मिनट हो जाए तब आप क्या करोगे, जो 60 के ऊपर है उसे केवल रिटेन करोगे। तो मैं 58 में 12 ऐड किया, 58 में 12 ऐड किया, 70 आया। 70 में से मैंने क्या किया, 60 को छोड़ दिया और 10 लिख लिया। 60 से ऊपर हो जाती है तो जो 60 के ऊपर जो आ रही है उसी को केवल मिनट लिखना है। अब जो 60 मैंने छोड़ा है उसको मैं यहाँ पर डिग्रीज में ऐड कर दूंगा। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो देखिए ये 6 डिग्री और 10 डिग्री को मैं ऐड किया तो ये 16 डिग्री हुआ, मगर 1 डिग्री मुझे कहां से मिल गया, मिनट से मिल गया। 70 हो गई थी इसलिए 1 डिग्री वहां से मिल गया। तो ये आपका 6 डिग्री प्लस 10 डिग्री 16 डिग्री हुआ, 1 डिग्री में कैरी लेके आया था, तो ये टोटल 17 डिग्री हो गया। अब मैं ऐड करूंगा साइन को, 5 साइन और 2 साइन, ये हो गया 7 साइन। यहां पे एक चीज और बता देता हूं, यदि डिग्री भी 30 से ऊपर हो जाती, सपोज यहां पे 26 लिखा होता, 26 डिग्री और यहां पे 6 लिखा है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 32 डिग्री हो जाएगा। 32 डिग्री में मुझे 30 से ऊपर वाली डिग्रीज को तो मैं डिग्री रखूंगा और 30 डिग्री का एक साइन बन जाता है, एक राशि बन जाती है, तो उसे मैं इसमें आकर ऐड कर दूंगा, जो शुरू में ये दो साइन लिखे हुए हैं 2 साइन। तो यहां पर मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि 58 मिनट थी, इसकी 12 मिनट थी, दोनों को ऐड किया तो वो 70 मिनट आया। तो 60 से ऊपर जो भी मिनट आएंगे उन्हें हम रखेंगे बस, और 60 मिनट को हम 1 डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ पे 10 डिग्री और 6 डिग्री को ऐड किया तो ये टोटल 16 आया, और 1 डिग्री हमें मिनट से मिला था तो ये टोटल 17 डिग्री हो गया। अब हमने साइन को साइन में ऐड किया तो ये टोटल 7 साइन पास 17 डिग्री एंड 10 मिनट एक्चुअली हो गया लग्न लॉन्गिट्यूड एंड 7th लॉर्ड लॉन्गिट्यूड का सम। अब हम देखते हैं जुपिटर ट्रांजिट में कहां पर है। वो उस दिन जिस दिन इस नेटिव की मैरिज हुई थी 1 सितंबर 2007, जुपिटर ट्रांजिट में था 7 साइन पास्ट 16 डिग्री 55 मिनट। तो जो मैंने ये वैल्यू निकाली है देखिए इसके बिल्कुल क्लोज है, वो 1 डिग्री से भी कम है, 15 मिनट के अंदर अंदर है। मगर हमारा फॉर्मूला क्या है, यदि ट्रांजिटिंग जुपिटर इज ट्रांजिटिंग विद इन 6 डिग्री 40 मिनट, मतलब वो उससे आगे भी हो सकता है 6 डिग्री 40 मिनट, या 6 डिग्री पीछे भी हो सकता है। इस तरीके से जो भी आपकी राशि और जो भी डिग्रीज आई उनसे कुल मिला के 6 डिग्री 40 मिनट जुपिटर आगे या 6 डिग्री 40 मिनट जुपिटर पीछे भी होगा, तभी भी उस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम टाइमिंग निकालेंगे। तो टाइमिंग हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए रिवर्स वे, कि मेरे पास ये नेटिव आया, इसने कहा कि ये मेरी मैरिज कब होगी, तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि इसका लग्न लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड और 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड में ऐड करूंगा। ऐड करके मुझे साइन वगैरह पता चल जाएगा। मैं देखूंगा जुपिटर कब वहां पर ट्रांजिट करेगा, तो जब ट्रांजिट करेगा तो उस डेट पर इसकी मैरिज होनी चाहिए। इसमें मगर दूसरी बात यह है
कि वो एक बार मिस हो गया तो 12 साल के बाद चक्कर आएगा आपका। इसलिए ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, मगर लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। ईस्टर्न इंडिया में ये टेक्निक काफ़ी यूज़ की जाती है, और जो मैंने जिन कुंडलियों पे लगाया उसमें इसकी सक्सेस रेट 28% है। अब आप में से जो भी कोई इसको इसके बारे में पूछना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करेगा पहले, और हैंड रेज कर जो करेगा हम उसी से मैं कहूँगा वो अपना फिर माइक्रोफोन खोलेगा, उससे पहले नहीं खोलेगा। जी आपने किसने किया है? भार्गव साहब नहीं, वर्मा जी सर, वर्मा जी पूछिए सर। हाँ हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था 6 डिग्री 40 मिनट का जो कंसेप्ट है ये 2 नवांश के बराबर है, तो ये इसका कुछ लॉजिक है कि कहाँ हाँ, से आया? लॉजिक ये होता है कि इसमें क्या मान के चलते हैं कि जनरली जो मूवमेंट में हम क्या करते हैं, जब भी ट्रांजिट में जो सबसे एक्यूरेट पोजीशन होती है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट के लिए 1 नवांश तक वो उसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है, और स्लो मूविंग प्लैनेट्स के केस में 2 नवांश तक मैक्सिमम होता है। और इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम जुपिटर को मानते हैं कि जुपिटर के ट्रांजिट से ही मैरिज होगी, क्योंकि ये एक सेपरेट है, आपकी वैदिक की टेक्निक नहीं है। जैसे नाड़ी में हम देखते हैं जुपिटर को मेन मानकर चलते हैं, ये भी एक नाड़ी की ही टेक्निक है, वन ऑफ द नाड़ी टेक्निक है। इसमें क्या मान के चलते हैं कि जब भी इन्फ्लुएंस होगा तो फास्ट मूविंग प्लेनेट का इन्फ्लुएंस मैक्सिमम 3 डिग्री 20 मिनट्स तक होना चाहिए, जो भी मैं आगे बताऊंगा, और स्लो मूविंग प्लेनेट का इन्फ्लुएंस 6 डिग्री 40 मिनट तक 2 पद तक रहता है, उसके बाद उसका ज़्यादा असर नहीं होता। यदि आप कंजंक्शन को भी पढ़ोगे तो कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग इतने रीजन में ही माना जाता है, इसके बियॉन्ड जो कंजंक्शन है यदि 2 ग्रहों का युति वो कमजोर हो जाती है। थैंक यू सर। भार्गव सर, सर ये था कि इसमें जो लेना है अपन को असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड लेना है या असेंडेंट लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड? नहीं, लॉर्ड का नहीं लेना सर, असेंडेंट का लेना है। हाँ ठीक है, थैंक यू। लॉर्ड का लेते हैं तो विवाह सेम आ जाता है। ठीक है, करेक्ट। जी इसके बाद Excuse me. हाँ जी, बिमला राणा मैडम आप पूछ लो। सर मैं ये वो पीछे वाले का पूछ रही हूँ कि जो आपने दशा अंतरदशा बताई थी, तो पूछिए। उसमें विवाह होएगा या एंगेजमेंट वगैरह रोका वगैरह हो जाए? ऐसा है, देखो आप ये मान के चलो, अभी आप हम एक जनरल सी बात करेंगे कि विवाह से रिलेटेड कोई न कोई एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, उससे रिलेटेड कोई हाँ, activity वो है? मतलब हम एग्जैक्टली दशा के बेस पे हम विवाह वाली डेट नहीं बता सकते। हाँ, उस अंतरदशा में मैरिज होगी उसकी, पर अंतरदशा तो बहुत लंबी चलती है ना। हाँ जी, हाँ, उस अंतरदशा में विवाह हो जाएगा उसका। कुछ छोटी भी होती है सर, जैसे केतु की 7-8 महीने ही रहते हैं कई 7-8 बार। महीने में तो मैरिज हो ही जाएगी ना। 7-8 महीने तो बहुत बड़ा टाइम है। यदि उसकी दशाएं वगैरह बाकी सारी चीजें हैं तो 7-8 महीने में मैरिज हो जानी चाहिए। पर हम एक्टिविटी मानेंगे सर कोई भी मैरिज रिलेटेड? हाँ, इन जनरल मैं इस पे बात करूंगा लेटर ऑन, हम कब कौन सी चीज मानेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे मैरिज के मतलब भी बदल गए हैं, तो देश काल पात्र के हिसाब से हम लेटर ऑन कुछ बात करेंगे। अभी ये मानोगे उस अंतरदशा में मैरिज हो जाएगी उसकी। थैंक यू सर। जी कौशल जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर इसमें आप बीएनएन या वैदिक के हिसाब से भी थोड़ा प्रॉमिस निकालना बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉमिस सर बाद में बात करेंगे, फिर बीएनएन के हिसाब से नहीं बताऊंगा, वैदिक में बताऊंगा। बाकी सब हाँ। में मेरा बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो बाकी सब सही है। वैदिक में ही मेरा बिलीव है, हालांकि मैं करा आपको सब कुछ दूंगा, पर जो मैं अपना पर्सनल बिलीव बता रहा हूँ, सब लोगों का जी। अलग अलग होता है। वैदिक के जी। अलावा बाकी एस्ट्रोलॉजी मुझे उतना वो नहीं करती, अपील नहीं करती। हाँ मतलब केपी क्लास में तो बता ही रहे हैं आप, इसमें भी बता देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वीएनएन फिर थोड़ा एरिया अलग हो जाता है, उसको बताने के नहीं लिए सर, थोड़ा वैदिक में ही चलेगा। वैदिक में प्रॉमिस बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हम जब बाद में एंड में मैं टाइमिंग निकलवाऊंगा ना, तो प्रॉमिस देखना बताऊंगा हर एक के। जी, समझे ना मैं? तभी तो उसके बाद ही तो इसका मतलब है ना सर। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि हमारी क्लास प्रॉमिस की नहीं है, हम केवल टाइमिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रॉमिस की क्लास ही नहीं है, पर आप कह रहे हो तो मैं करा दूंगा। मेरा जो हमारा हाँ, यहाँ थोड़ा सा पे हिंट हाँ मिल जाए। फिर तो क्या होगा कि वो प्रॉमिस पे जब हम आएंगे ना तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं करा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। सर। तो रंजना मैम पूछिए आप। जैसे कई बार से जैसे डिनायल भी होती है ना मैरिज, तो उसको पहले चार्ट में कैसे देखेंगे, उसके बाद ही टाइमिंग लगाएंगे ना, हाँ, पहले नहीं? चलो आपने कर लिया, मैं बता देता हूँ। माइक्रोफोन ऑफ कर लो अपना। देखिए, मैरिज के 3 वो होते हैं। मैरिज का एक होता है कि आपको कुंडली के अंदर प्रॉमिस होना चाहिए,
दूसरा आपको सुटेबल दशाएं होनी चाहिए, और तीसरा आपका ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक आपका जो स्टैटिक फीचर होता है प्रॉमिस, फिर डायनेमिक फीचर होते हैं आपके दशा और आपका ट्रांजिट। अब जो मेरी यहाँ पे क्लासेस हैं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये प्रॉमिस तो मैं खैर आपको देखना बता दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हम एक क्लास प्रॉमिस की रख लेंगे, 2 क्लास प्रॉमिस की रख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर जो हमारा ये मैंने कोर्स है, ये स्ट्रक्चर्ड है ओनली फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। अब टाइमिंग से पहले प्रॉमिस हमें देखना आना चाहिए। तो प्रॉमिस में यदि आपको इश्यू है तो मैं प्रॉमिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आप इसे टाइम तक रखिए। प्रॉमिस में आपको 1-2 क्लास के बाद पूरी मैं प्रॉमिस की 2 क्लासेस ले लूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टेक्निक है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका है, मगर ये टेक्निक है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये है कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग बेस्ड ऑन नेटल मून। ये सेम टेक्निक है, मगर ये भी टेक्निक यूज की जाती है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये इनमें से बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल नई लग रही होंगी, तो वही मेरा पर्पज है कि मैं आपको सभी चीजें बता पाऊं जो आपको नहीं भी पता हो। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो पिछली टेक्निक है वही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस क्या है, यहां पर हम लग्न के लॉन्गिट्यूड की जगह जो चंद्रमा जो है उसका डिस्पोजिटर, उसका लॉन्गिट्यूड लेंगे। मून साइन जो है आपका चंद्र राशि का डिस्पोजिटर, चंद्र राशि का जो भी लॉर्ड है उसका हम लॉन्गिट्यूड को ऐड करेंगे 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में। तो जो मेरी लग्न के बेस पर जो टेक्निक थी उसके अंदर मैंने लग्न के लॉन्गिट्यूड में 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड किया था, और उसको ऐड करने पर जो भी आया था वो हमने लिया था। यहां पर हम क्या करेंगे कि जो मून जिस भी राशि के अंदर चला गया, उस जैसे यहां पर मून 7 साइन के अंदर गया है, तो 7 साइन का जो लॉर्ड है वो हो गया हमारा शुक्र, वीनस। तो यहां पर बजाय लग्न की लॉन्गिट्यूड के हम वीनस का लॉन्गिट्यूड लेंगे, और उसमें 7th लॉर्ड यहां पर है जुपिटर, उन दोनों के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर देंगे। तो इस केस में यदि मैं वीनस का लॉन्गिट्यूड निकालना चाहूं तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं, जिन्हें नहीं आता वो समझ लें। ये वीनस है यहां पर, वो इसका मून साइन लॉर्ड, जहां पर भी मून बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड, डिस्पोजिटर जिसे बोलते हैं, तो राशि स्वामी चंद्रमा का। तो यहां पर शुक्र है, तो शुक्र देखिए वीनस टॉरस राशि के अंदर है, वृषभ साइन में 14 डिग्री 10 मिनट्स। तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा 1 साइन पास्ट 14 डिग्री 10 मिनट्स। तो मैंने लिख दिया 1 साइन पास्ट 14 डिग्री 10 मिनट्स। इसमें फिर वही 7th लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड ऐड करना है जो हमने पीछे ऐड किया था। तो 7th लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर का यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है आपका वर्गो साइन में 6 डिग्री 58 मिनट। तो ये हो गया 5 साइन पास्ट 6 डिग्री 58 मिनट, ये मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, तो वही यहाँ पर 58 मिनट और 10 मिनट 68 मिनट आया। तो मैंने 8 मिनट लिख लिया, और 60 मिनट को मैंने कैरी कर दिया डिग्री में। तो ये 14 एंड 6 20 डिग्री आया, तो 1 डिग्री मैंने कैरी किया था, इसलिए 21 डिग्री हो गया। एंड 5 + 1, इसलिए ये 6 साइन 21 डिग्री 8 मिनट्स हो गया। और इस पर्टिकुलर केस में यदि आपका जो जुपिटर है वो इस पर्टिकुलर साइन से जो भी ये आपका आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पर, उससे 6 डिग्री 40 मिनट्स आगे या पीछे कहीं पे भी होगा, तो उस नेटिव की उस पर्टिकुलर पीरियड में मैरिज हो जाएगी। ये आपकी टेक्निक है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग बेस्ड ऑन द नेटल मून। इसमें यदि किसी को, आई होप कि एग्जैक्टली उसी चीज को मैंने रिपीट किया है, तो किसी का कोई डाउट ही नहीं होगा। यदि फिर भी है तो पूछ सकते हैं जी। सर इसका सक्सेस रेट कितना है? उतना ही है, 25% के आसपास। थैंक यू सर। हाँ, इन्हें ज्यादा हमें यूज नहीं करना है, पर भी एक टेक्निक्स हैं जो आपको कहीं भी देखने को मिलेंगी, तो आप सोचोगे यार ये भी टेक्निक है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन्हें हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बिकॉज सक्सेस रेट इज नॉट टू हाई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सक्सेस रेट बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने कम सक्सेस रेट के केसेस लिए हैं, अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। एट टेक्निक है आपका, ये मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा ये लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, 9 टेक्निक अब मैं बताऊंगा। सैटर्न्स रोल ऑन मैरिज,
ये ट्रांजिट बेस्ड टेक्निक है कंप्लीटली। और ये टेक्निक क्या है यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि हम सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालेंगे, फिर हम जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालेंगे, फिर मार्स के ट्रांजिट के बेस पर टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालेंगे। अभी आप एक एक टेक्निक को समझते जाएं, कैसे यूज करनी है ये अभी इन्हें आप यूज ना करें, केवल इन्हें समझते जाएं। कैसे यूज करनी है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा जब मैं इन सबको आपको समझा दूंगा। तो ये हम सब यूज करेंगे। अब जितनी भी टेक्निक आ रही है वो हर एक चार्ट पे हमें यूज करनी है। तो इसमें सबसे पहले सैटर्न्स रोल ऑन मैरिज है, केवल सैटर्न का ट्रांजिट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या है, मैंने कुछ एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड स्लोएस्ट प्लेनेट, हैव ए रोल इन एवरी इवेंट ऑफ पर्सन्स लाइफ। तो हमें मालूम है शनि दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये स्लोएस्ट प्लेनेट है, तो इसका हमारी लाइफ के सभी इवेंट पर एक पर्टिकुलर रोल होता है। स्लोएस्ट है नहीं ये, हम इसे स्लोएस्ट बोलते हैं। एक्चुअली इसका ऑर्बिट बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से ये पर्टिकुलर राउंड लगाने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो सैटर्न आपका स्लोएस्ट, इसको मंदा बोलते हैं यदि आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे उसके अंदर। तो सैटर्न जब एक राशि के अंदर चला जाता है तो वो 2.5 साल तक वहां से नहीं निकलता। तो उस राशि को और जिन जिन भावों को ये एस्पेक्ट करता है 2.5 साल तक प्रभावित करता रहता है 4 हाउसेस को। तो इसलिए इसका इन्फ्लुएंस एक लंबे पीरियड के लिए होता है। तो इसकी जो भी ट्रांजिट में इसकी लाइफ के सभी इवेंट होना पॉसिबल हो जाता है। यदि वो 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करने लग गया सैटर्न, तो आप ऐसा मानकर चलें वो 2.5 साल तक 7वें भाव को एक्टिवेट करके रखेगा। 10th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो 2.5 साल तक 10th हाउस को एक्टिवेट करके रखेगा। तो इतने लंबे पीरियड के अंदर सभी दशाएं और अंतरदशाएं भी आ जाती हैं घूम फिर के। मतलब अंतरदशाएं तो आई जाती हैं या प्रत्यांतर दशा आ जाती हैं, इसलिए इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए सैटर्न का रोल बहुत ज्यादा होता है ट्रांजिट के अंदर। सैटर्न और जुपिटर के रोल को सबसे ऊपर माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये 2 स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। और जो स्लो मूविंग प्लेनेट है उसका असर ज्यादा क्यों माना जाता है, क्योंकि वो जिस भाव को असर करता है लंबे समय तक असर करता है। जो फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं जैसे शुक्र हो गया, आपका सन हो गया, या मून हो गया, या मार्स हो गया, ये किसी भाव को इन्फ्लुएंस करेंगे 1 महीने 2 महीने, इसके बाद वो वहां से चले जाएंगे और दूसरे भाव के अंदर चले जाएंगे। तो उनका जो पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। उतने समय में ना ही तो दशाएं बदलती हैं और कोई इवेंट होने के लिए जो टाइम होता है वो सुटेबल टाइम हमें मिल नहीं पाता। तो शनि का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मैरिज के अंदर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे शनि हमारी टाइमिंग ऑफ मैरिज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो रीजन मैंने बता दिया। अब सेकंड पॉइंट इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज ए स्लो मूविंग प्लेनेट, remains in a sign for around 2.5 years. Its effect remains for longer duration. थर्ड वन जो इसका रीजन है सैटर्न को इसलिए मानते हैं, सैटर्न बीइंग कार्मिक प्लेनेट, सो इट प्लेज ए मोर डोमिनेंट रोल देन एनी अदर प्लेनेट। कार्मिक प्लेनेट है। सैटर्न के बारे में जो एक मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं सोचता हूं वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी ज्ञानी हैं, आप सबको पता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल के बता रहा हूं कि सैटर्न को अशुभ ग्रह मानते हैं। मैं उसको अशुभ ग्रह नहीं मानता, मैं उसको सबसे सही ग्रह मानता हूं शनि को। आपकी कुंडली में जो सबसे साफ सुथरा और जो निश्चल ग्रह है वो शनि है। शनि को जो आपकी कुंडली के अंदर जो काम दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल आपने देना है। न्यायाधीश है और ऐसा न्यायाधीश है, ये जज है जिसने कि किसी से कोई भी फेवर भी नहीं करना और किसी का अपोजिशन भी नहीं करना, इसलिए इसको हम कार्मिक प्लेनेट बोलते हैं। और अशुभ हम इसे क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अशुभ होते हैं ज्यादा, तो ये हमें प्रॉब्लम्स देता है, ट्रबल्स देता है। एक बार जो कोई समस्या दे दी तो वो दूसरी दे देगा, वो पहले जाएगी नहीं उससे पहले। तो शनि हमेशा हमें परेशान करता है, तो हमें लगता है कि ये परेशान कर रहा है। ये परेशान नहीं कर रहा है, ये हमारे कर्मों की हमें जो भी है सजा या फल वो देता है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए वो शनि के बारे में बताए। अब इसके जो स्टेप्स हैं उन्हें मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और एक कुंडली पर लगा के भी दिखाऊंगा। ये आपको सब याद रखना है, हमें 100% कुंडलियों में ये लगाना है। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न,
जो डबल ट्रांजिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल मैं आपको एक अलग टेक्निक बता रहा हूं, ओनली इसको हम अलग से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एस्पेक्ट में उपपद लग्न या उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा जब भी किसी पर्सन की मैरिज होगी। उपपद लग्न मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर बता दूंगा। तो शनि ट्रांजिट में फर्स्ट कंडीशन है चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड, दोनों में से किसी को वो एस्पेक्ट कर ले। दूसरी कंडीशन है यहां पर चेक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, इट इज ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन, मतलब उपपद लग्न के ट्राइन में या उपपद लग्न लॉर्ड के ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा हो, यह दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर मार्स और बोथ, जो आपकी कुंडली में जहां पर गुरु बैठा हुआ है, जहां पर मार्स बैठा हुआ है, उनमें से किसी एक को एस्पेक्ट कर ले या दोनों को एस्पेक्ट कर ले। चौथी कंडीशन है चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट हिज नेटल पोजीशन, मतलब जो गोचर वाला शनि है वो अपने खुद जो नेटल शनि है, आपकी कुंडली में शनि बैठा है, उसे एस्पेक्ट करे। यहां पर शनि के लिए 4 कंडीशंस दी हुई हैं, उन्हें मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या करना है, गोचर के शनि को मार कर लेना है। हमें मालूम होता है जैसे अभी शनि गोचर कर रहा है एक्वेरियस साइन में या कुंभ साइन के अंदर गोचर कर रहा है। अब आपको क्या करना है, कुंडली के अंदर उपपद लग्न मार कर लेनी है और उपपद लग्न लॉर्ड मार कर लेना है, ये चीजें मार कर लेनी है। अभी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। तो जो ट्रांजिट वाला शनि है वो या तो उपपद लग्न को एस्पेक्ट करे या उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो उपपद लग्न से ट्राइन में हो 1, 5, 9 में, तो उपपद लग्न के ऊपर है तो वो तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइन का मतलब उपपद लग्न से पहले 5वें 9वें भाव में हो या उपपद लग्न लॉर्ड से पहले 5वें या 9वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा हो, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है जो गोचर वाला शनि है वो आपके कुंडली में जहां पर जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को एस्पेक्ट कर ले या दोनों को एस्पेक्ट कर ले। चौथी कंडीशन है जो ट्रांजिट वाला शनि है वो आपके कुंडली के शनि को एस्पेक्ट करे। अब यहां पर ये मैंने 4 कंडीशंस बताई एक साथ। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सटीक है, 60% केसेस में ये लगता है। एस्ट्रोलॉजी में मैं पहले बता देता हूं, जहां हम 70% पे पहुंच जाते हैं वहां इसका सैचुरेशन हो जाता है एस्ट्रोलॉजी का। 70% से ज्यादा कोई भी फॉर्मूला कभी भी किसी कुंडली पर लग नहीं सकता। उसके कई सारे रीजन मैं दे सकता हूं, पर आपको 70% जो भी लगते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि किसी का टाइम ऑफ बर्थ अलग होगा, गलत होगा, किसी का कुछ रीजन होगा। तो 70% और बाकी क्योंकि कोई ये सूत्र हैं तो 70% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी फिर देखनी होती हैं। तो सैटर्न का जो फॉर्मूला है ये 60% इसकी सक्सेस रेट है। इसमें एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये 4 मैंने कंडीशंस बताई हैं। अब हमें एनालिसिस कैसे करना है कि इसकी मैरिज होगी कि नहीं, केवल सैटर्न के बेस पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। ये टेक्निक आपकी बहुत ज्यादा सटीक है, आपके केवल इसी एक टेक्निक के बेस पर आप टाइम कर सकते हो मैरिज को। इसमें आपको ये ध्यान रखना है 4 कंडीशंस बताई हैं, यदि 4 में से कोई एक भी सक्सेसफुल हो रही है तभी भी पॉसिबिलिटी होगी, मगर जितनी ज्यादा आपकी इनमें से कंडीशंस मीट कर रही होंगी उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चारों की चारों कंडीशन आपकी मीट कर जाती हैं तो आप उसको बिल्कुल कह सकते हो अभी आपकी मैरिज होगी। उसमें इसकी सक्सेस रेट 70% तक पहुंच जाती है, मगर चारों कंडीशंस हार्डली मीट करती हैं। इनमें से 3 कंडीशन तक काफी ज्यादा केसेस में मीट कर जाती हैं। तो 3 कंडीशन यदि मीट कर रही हैं तो सक्सेस रेट आपकी 60% होगी। 2 कंडीशन मीट कर रही हैं तो आपकी सक्सेस रेट 40% होगी, और केवल एक कंडीशन मीट कर रही है तो वो आपका 35% होगी। ये परसेंटेज वो है कि आपने अपोजिट देनी है कि भाई आपके पास एक पर्सन आया, वो हमसे पूछेगा हमारी मैरिज कब होगी। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे लगाऊंगा आपको मैं समझाता हूं। नेक्स्ट पेज पर मैंने ये वो लिया हुआ है, ये मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली ली हुई है। कुंडली के अंदर जब इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है, इसका सबसे पहले उपपद हम निकालेंगे ट्रांजिट सैटर्न के बेस पर। ये एक पर्सन आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, इसकी मैं मैरिज की टाइमिंग कर रहा हूं आपके सामने। देखिए हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले मुझे कुंडली लेनी है, ट्रांजिट सैटर्न में बाद में देखूंगा। उसकी मैंने जन्म कुंडली निकाली, ये जन्म कुंडली बना ली। जन्म कुंडली के अंदर मुझे उपपद लेना है सबसे पहले।
तो उपपद मैं लूंगा, यहाँ पर उपपद होता है 12वें भाव का पद। तो 12वें भाव के अंदर 8 साइन है, तो 8 साइन मैंने लिया, उसका उससे उसके लॉर्ड तक गया मैं। तो 8 साइन का लॉर्ड मार्स है, तो वो अपने से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो 1 और 2। अब मैं मार्स से भी उतना ही काउंट करूंगा, 1 और 2। तो ये 10 साइन में उपपद हो गया आपका। ये तो उपपद है और ये उपपद लॉर्ड हो गया। मार्स खुद उपपद लॉर्ड हो गया और ये उपपद हो गया। केवल ये दो चीजें आपको चाहिए। तीसरा हमें यहाँ पर सैटर्न को भी हम यूज करेंगे, यहाँ पर मार्स को भी यूज करेंगे और यहाँ पर जुपिटर को भी यूज करेंगे। तो ये तो साफ साफ हमें नजर ही आ रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, जब भी मैं ट्रांजिट ऑफ सैटर्न के बेस पर टाइमिंग ऑफ मैरिज करूंगा, तो सबसे पहले मैं कुंडली के अंदर उपपद मार कर लूंगा और उपपद लॉर्ड तो हमें दिखाई दे ही जाएगा कि उपपद का लॉर्ड कौन है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, उपपद लॉर्ड एक्चुअली यहां पर हो जाएगा सैटर्न। उपपद क्योंकि 10 साइन में है तो उसका लॉर्ड सैटर्न हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। ये वही स्टेप मैंने वापस से लिख दिए हैं। चेक ट्रांजिट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन। चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर मार्स और ऑब्लिक बोथ। चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट हिज नेटल पोजीशन। अब यहां पर क्या हुआ है देखिए, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है और इसकी डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ मैरिज थी, ये करंटली है। और ये मैं आपको वो केस बता रहा हूं जिसमें मैंने उसको एडवांस में प्रेडिक्ट किया था और ईश्वर की दया से उसकी आसपास ही मैरिज हुई। तो वही केस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ मैरिज इज 8/3/2024। सैटर्न वॉज ट्रांजिटिंग इन 11 साइन। अब मैं इस पर लगाता हूं, ये सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था 8 मार्च 2024 को। ये एडवांस में मैंने प्रेडिक्शन दी थी। तो यहां पर 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है देखिए सैटर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो उपपद लॉर्ड को यहां से देखिए एस्पेक्ट कर रहा है। उपपद ये 10 साइन में, उपपद लॉर्ड सैटर्न है, तो ये 10th एस्पेक्ट से उपपद लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। पहली कंडीशन मीट कर एक्सक्यूज मी सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर। दिख रही है सर। मैम आप दिख रही है। वापस से लॉग इन कर लो आप। दिख रही है सर। ठीक है। तो और अभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना। तो इसमें क्या होगा देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैंने ये कुंडली बनाई हुई है और मैंने डेट दी हुई है 8/3/2024 को। आपका अभी 2 महीने पहले की बात है। सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा था। तो पहली कंडीशन क्या लिखी है मैंने, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रांजिट सैटर्न 11 साइन में है। यहाँ से वो उपपद लग्न ये है और उपपद लग्न लॉर्ड शनि है, उसे एस्पेक्ट कर रहा है। आप काउंट कर लीजिए 10th एस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरी पहली कंडीशन मीट हो गई है, फर्स्ट कंडीशन मीट होगी। सेकंड कंडीशन देखता हूं मैं, चेक द ट्रांजिट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन। मतलब उससे त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या उपपद लग्न से त्रिकोण में हो या उपपद लग्न लॉर्ड से त्रिकोण में हो। तो ये उपपद लग्न है, इससे ट्रांजिट सैटर्न दूसरे भाव में त्रिकोण में नहीं है। त्रिकोण होता है उसी भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में। तो ये उपपद लग्न से त्रिकोण में ट्रांजिट नहीं कर रहा। ये उपपद लग्न लॉर्ड है शनि। वहां से काउंट करता हूं तो 1 2 3 4, उससे भी त्रिकोण में ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो दूसरी वाली कंडीशन मीट नहीं कर रही है हमारी। चेक द ट्रांजिट सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड ट्राइन। मतलब उपपद लग्न से त्रिकोण में या उपपद लग्न लॉर्ड से त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहा हो। सेकंड कंडीशन मीट नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब तीसरी कंडीशन देखूंगा मैं, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स और बोथ। तो देखते हैं ये ट्रांजिट सैटर्न 11 साइन में। तो देखिए जुपिटर पे तो वो ट्रांजिट कर ही रहा है, ये इमीडिएटली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जुपिटर पे ही ट्रांजिट कर रहा है। बस दूसरा मार्स को नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाए तो कोई बात नहीं। चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स ऑब्लिक बोथ। तो ये जुपिटर के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, मार्स लग्न में बैठा हुआ है, उसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो आपको कंडीशन से साफ पता चल रहा होगा कि ये देखिए जुपिटर को कर गया तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। मार्स को कर जाता तो भी ठीक था अकेले को, या दोनों को कर जाता तो भी ठीक था। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रांजिट सैटर्न इज ऑन जुपिटर। अब नेक्स्ट कंडीशन 4 चेक करूंगा, चेक ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट इज नेटल पोजीशन। ये नेटल पोजीशन है तो वो हम पहले से ही देख चुके हैं।
ट्रांजिट सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में, वहां से वो नेटल सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 आउट ऑफ 4 अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब मैं इसका ना कुछ भी देखे बगैर ये पर्सन मेरे पास आए और मैं केवल ट्रांजिट की सैटर्न की कंडीशन के बेस पर इसकी टाइमिंग ऑफ मैरिज दे दूंगा, इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इसकी मैरिज हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ 4 कंडीशंस 3 कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही हैं। तो 75% इस पर्टिकुलर टेक्निक में ये आपका रिजल्ट देगा ट्रांजिट में सैटर्न। यदि एक भी होती है तो हम मान के चलते हैं, उसको कंसिडर करके चलते हैं, मगर 2 से ज्यादा हो जाती हैं तो ये काफी पॉजिटिव है एक तरीके से। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को जब भी हम क्या करेंगे, देखिए मैंने ये ट्रांजिट के बेस पे बताई, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लूंगा, पर मैं थोड़ा सा अब वो बेस बना रहा हूं। अब क्या करेंगे, जब आपके पास किसी पर्सन की कुंडली आई, अब कुंडली आई तो जो भी हम टाइम करेंगे, टाइमिंग जनरली हम दशा और अंतरदशाओं से ज्यादातर लोग करते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल ही अलग बता रहा हूं यहाँ पर। हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसको जो भी आपने दशा अंतरदशाएं लगानी है वो आपने लिख लेना है, जो मगर उसमें आपने क्या करना है, फिर सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर देखना है आपको कि आज की डेट में सैटर्न कहां पे ट्रांजिट कर रहा है। क्योंकि जो हमारे पास मैरिज के लिए पर्सन आएगा वो आएगा अभी पूछने, ऐसे थोड़ी आएगा मेरी 15 साल बाद बताओ मैरिज कब होगी। टाइमिंग के लिए जनरली जो आते हैं वो लोग वही आते हैं जिनकी की बच्चों की मैरिज डिले हो रही हो। ऐसा कोई भी नहीं आता कि वो 12 साल का बेटा है किसी का, वो कहेगा इसकी मैरिज कब होगी। वो अब देखना अलग बात है, पर वो 90% लोग वो आते हैं जो कि हमारे पास करंट में जो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखना बता रहा हूं मैंने इसको कैसे टाइम किया होगा कि यहां पर देखा मैंने कि शनि को रख दिया, मैंने ऊपर निकाल लिया। अभी आज की डेट में मैंने देखा कि शनि सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जब शनि इस पर्टिकुलर हाउस में जब तक ट्रांजिट करेगा तो वो इसकी मैरिज करवा देगा। तो ये एक क्राइटेरिया है, दिस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि केवल ये अकेले क्राइटेरिया के बेस पे हम प्रेडिक्शन देंगे, पर दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसे हमें यूज करना है। उससे हम इतना पिन पॉइंट कर पाएंगे कि अभी जो सैटर्न का जितने दिन तक ये 11 साइन में ट्रांजिट है, अभी जैसे यही पर्सन मेरे पास आज आ जाता है तो मैं देखता हूं कि ये सैटर्न जो ट्रांजिट वाला सैटर्न है 4 में से 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और ट्रांजिट वाला सैटर्न इस साइन में कब तक रहेगा, मार्च 2025 तक रहेगा। तो मेरे पास एक मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया उसकी ड्यूरेशन को कि अभी मई चल रही है, मार्च 2025 तक इस टेक्निक के बेसिस पर इस नेटिव की मैरिज हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम ड्यूरेशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बाकी चीजें हम और टेक्निक्स लगाकर उसको और हम कंसोलिडेट करते जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस टेक्निक को बताने का पर्पस क्या है एंड हाउ टू यूज इट। हमारे पास कोई भी पर्सन आया कुंडली लेकर, आपके पास आ गया कि अब बताइए मैरिज कब होगी। अब हम देखना किस तरीके से शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस सैटर्न की कंडीशन को लगाऊंगा, मैं सबसे पहले इसी को लगाऊंगा जो बता रहा हूं आपको। तो मैं देखूंगा इसमें, और वो सरसरी नजर से आप देखोगे, आप विद इन फ्यू सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा। तो मैं देखूंगा शनि अभी कहां पर, मैं उपपद और उपपद मार कर लूंगा इसका सबसे पहले, फिर मैं देखूंगा शनि इस कुंडली में कहां पे अभी आज कहां ट्रांजिट कर रहा है। तो मैंने देखा ये 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। 11 साइन में शनि, ये मालूम है कि अभी मार्च 2025 तक रहेगा। देखता हूं कि शनि इनमें से कोई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या चारों में से। तो मैंने देखा कि भाई देखो ये उपपद लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, पहली कंडीशन मीट होगी, देखते ही पता चल गया। जब हम 10-5 कुंडली पे करेंगे तो हम काफी फास्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस में। फिर मैंने देखा कि ये दूसरा देख लिया कि ये तो जुपिटर के ऊपर भी कर रहा है, तो इसकी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और नेटल सैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब ये सैटर्न की जो अभी ट्रांजिट कंडीशन है ये इसकी मैरिज करा देगा। तो मैरिज कब तक करा देगा, अब यहाँ पर हम इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। हमें ये पता चल गया कि इसकी जो ड्यूरेशन है अभी है मार्च 2025 तक इस नेटिव की मैरिज हो जानी चाहिए। तो यहां से मैंने मार्च 2025 उसका ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन मैंने पिन पॉइंट कर ली। अब आप में से एक एक करके आप हैंड रेज करेंगे, जिसको भी जो पूछना है, तो वह उसमें हमें ठीक रहेगा बताने में। एक मिनट, जी पूछे क्या हुआ।
सर किसे पूछना है सवाल? एक मिनट रुक जाइए। हैंड रेज किया हुआ है। योगेश जी आप पूछो सबसे पहले। मैम ज्योति। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो योगेश जी, हेलो। बोलो। हाँ बोलो योगेश जी। सर मेरा क्वेश्चन दो है। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि सैटर्न जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है वो जुपिटर या मार्स को एक्सपेक्ट करे, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वहीं बैठा हुआ है, तो एक्सपेक्ट या पोजीशन कुछ भी हो ये हाँ, मान वो- लें हम। हाँ वो माना जाता है हमेशा। अच्छा, एक्सपेक्ट या पोजीशन। हाँ उस पर प्लेस्ड हो वो माना जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर जो सैटर्न है वो 10th साइन में होता, या तो फिर हम 2.5 साल का पीरियड लेंगे कि नेक्स्ट राशि में जब आएगा तब वो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये कुंडली हमारे पास 2023 के आसपास आई हुई होती तब हम 2.5 साल का पीरियड मानते कि 2.5 साल में शादी हो जाएगी इसकी। हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल 2.5 साल का मानते हैं। तो सर फिर उसको और कम करने के लिए फिर कुछ और नहीं, फॉर्मूला है? नहीं अभी एक एक पे आओ ना, हम कम करेंगे आगे। अभी मैं जुपिटर बताऊंगा आपको, ठीक है वो सर। कम कर देगा। फिर मैं मार्स बताऊंगा, वो और कम कर देगा। ठीक एक है एक करके बताऊंगा। फिर मैं इनकी एक कंसोलिडेटेड टेक्निक बताऊंगा आपको आगे चल के। तो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। नितिन। ठीक है। नितिन जी। जी नितिन जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ सर, आप बोल रहे थे ना कि सैटर्न को मैं सबसे अच्छा प्लैनेट मानता हूँ। हाँ तो उसका रीजन भी है वो कि कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th का लॉर्ड बनता है। 10th हाउस अगर इन जनरल कर्म का है तो 11th हाउस तो ही इनकम और गेन का होगा, इसीलिए भी उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और सैटर्न के बिना हम अपने 12th हाउस तक पहुंच ही नहीं सकते मोक्ष के मार्ग पर। ठीक है ठीक है। और दूसरा इसमें भी आपने जो बताया ना कि भाई अभी मैं 2.5 साल पे आ रहा हूँ, फिर आप वही ट्रांजिट जब जुपिटर का यही टेक्निक लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा वो 2.5 साल में से कौन से साल में वो जुपिटर से हमको 13 महीने मिल जाएंगे। फिर उसी से आप जब मार्स लगाओगे तो उसमें से हमको 1 साल 3 महीने मिल अरे जाएंगे। वाह, आप तो पहले से ही जानते हो। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। वो करेंगे, पर वो ये एक एक करके हम स्टेप करके इनको कंबाइन करेंगे, हाँ। तब थोड़ा टाइमिंग आएगी। और सर यही जो आप कर रहे हो ना, वही ट्रांजिट में भी वही आता है कि पहले कोई राशि का ट्रांजिट कंफर्म होता है, फिर स्टार लॉर्ड का ट्रांजिट कंफर्म होता है, बाद में सूर्य का, और बाद में मून का ट्रांजिट कंफर्म होता है। जी 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 जी। नेक्स्ट नीता मैम आप पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि भी ये शनि वक्री हो जाते हैं। वक्री में एक्चुअली क्या होता है, उसको वन साइन पीछे से लेते हैं ट्रांजिट में। हाँ, तो उसको मकर से कंसीडर करेंगे ना हाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। वक्री केवल और उसको कुंभ से। जी सर। कुंडली वाले वक्री को हम उसी जगह से कंसीडर करते हैं, मगर हाँ, ट्रांजिट वाले को। हाँ वन साइन बैकवर्ड से और सर ऐसे में 2 कुंडली आ जाती है मान लीजिए वक्री में, तो जिनका मकर से बैठता है उनका भी हो जाएगा, कुंभ से बैठता है तो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी सर। इसके बाद ये कौशल सर। जी जी पूछिए। तो सर ये टेक्निक में लगाने के बाद फिर अपने को दशा नहीं देखना ना? सर नहीं, अभी ये टेक्निक लगाओ, दशा देखनी है, मैं बताऊंगा अभी बाद अच्छा, में आपको। जो मैं सिखा रहा हूँ केवल उतना सीखो, अभी आगे मत बढ़ो। आपको मैं बिल्कुल कंबाइन कर दूंगा, आपको ऐसे क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने अभी आपको तो अभी 3 टेक्निक तो बताई साहब- है अभी आज लगने सर वाली। अभी तो सब इंग्रेडिएंट्स खड़े हो रहे हैं, बाद में रेसिपी और डिश तो बाद में बनेगी। अभी हम मसाले और सब्जी लेके आए हैं, बनाएंगे बाद में। अभी एक एक चीज समझते जाओ। तो ऑटोमेटिकली मतलब दशा आएगी वही? दशा मैं लगाऊंगा, आप चिंता मत करो, अभी वेट करो थोड़ा। ठीक। जूली मैम। सर अभी धनु लगन की जैसे कि पत्रिका है, और अभी शनि ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में, तो वो 10 एस्पेक्ट डालेगा गुरु पे, और इस पे तो मैरिज हो जाएगी। नहीं अभी आप ये मान के चलो। हाँ यस, केवल एक क्राइटेरिया क्यों लगा रहे हो? आपको मैंने 4 बताया ना। हाँ। तो 4 में से आपको यदि जितना श्योर होना है तो कम से कम 3 क्राइटेरिया लगेंगे, तो आपके ज्यादा चांस हैं। 2 लगेंगे तो कम चांस है। एक ही चीज होगी तो और कम चांस होंगे। तो आप चारों चीजें लगा के देखो ना कुंडली में। ओके सर, थैंक यू। मैंने एक नहीं बताया ना, मैंने 4 चीजें बताई हैं जो आपको लगानी है। तो अभी आप ये मान के चलो कि कितनी ज्यादा लगेंगी उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, थैंक यू सर। जी बिमला मैम। सर मैं यही पूछ रही थी कि ट्रांजिट में यदि सैटर्न रेट्रो हो जाता है तो फिर हमें दोनों हाउसेस से लेना है ना?
बिल्कुल लेना कि है, कनेक्शन बना रहा है दोनों हाउसेस से? लेना है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये मैं जितनी भी ट्रांजिट की आपको कंडीशंस बताऊंगा। ट्रांजिट के केस में जो सैटर्न जिस भी भाव में होगा उससे पिछली राशि से भी उसको कंसीडर करेंगे। दो जगह से कंसीडर करना है, ये मान के चलो आप। जैसे वो 11 साइन में, अभी 11 साइन में चल रहा है, 11 साइन में जो वो ट्रांजिट होगा तो वो जब रेट्रोगेट हो जाएगा तो उसकी हम पोजीशन 10 साइन से भी कंसीडर करेंगे। तो वहां से भी यदि वो इन्फ्लुएंस कर देगा तभी भी हम उसको मानकर चलेंगे। और किसी का कोई क्वेरी हो? तो सर यहीं पे मेरा क्वेश्चन, रेट्रोगेट से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर मैं। शनि जब भी किसी राशि में 2.5 साल रहेगा तो रेट्रोगेट तो होगा ही होगा वो। नहीं, जब होगा उस ड्यूरेशन में वो वहां से भी इन्फ्लुएंस करेगा। नहीं तो नेटिव जो आएगा कभी भी हमारे पास, नेटिव जब भी आया तो फिर तो हम ही दोनों राशि वालों को ही, मतलब दोनों को हाँ करेंगे शादी के लिए। उसी पीरियड में करेंगे ना, केवल जब तक वो रेट्रो है। रेट्रो तो 4-5-6 महीने होगा ना, पूरा 2.5 साल थोड़ी रहेगा। अच्छा, 4-5-6 महीने का रेट्रो जो होगा तभी मानेंगे। जब आपके पास जब आया, आप जब देख रहे हो उस टाइम वो रेट्रो है, तो रेट्रो जितने ड्यूरेशन को होगा उसी ड्यूरेशन में तो आप कहोगे उसको। वो तो 6 महीने के बाद रेट्रो नहीं रहेगा। नहीं तो, अगर मान लीजिए जो आज नहीं जो बंदा आज आया और उसका हम देख रहे हैं कि आगे 2.5 साल बाद शादी होनी है, तब कैसे देखेंगे? नहीं वो ठीक है, वो 2.5 साल बाद आपको रेट्रो के पीरियड के लिए केवल रेट्रो देखना है बस, अदरवाइज नहीं देखना। सर अगर ये नेक्स्ट क्लास में इसको कोई एग्जांपल से आप बता पाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा। रेट्रो के अभी मैं कराऊंगा आपको, जब इनको मैं कंबाइन करूंगा ना तो रेट्रो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको रेट्रो के एग्जांपल कराऊंगा। अभी देखो मैंने आपको कराया आज सैटर्न का ट्रांजिट, अभी मैं आपको जुपिटर का भी बताऊंगा, अभी मैं मार्स का भी बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ क्या बताने वाला हूँ आपको। तो पहले मैंने आपको सैटर्न के 4 फॉर्मूले बताए, ऐसे ही सिमिलरली हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो मैं जुपिटर के बताऊंगा, आपको मार्स के बताऊंगा। इसके बाद मैं इनको कंबाइन करूंगा, सैटर्न, जुपिटर, मार्स और आपका 7th लॉर्ड, इन चारों को मिला के एक हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है वो मैं कराऊंगा। उससे आपको हम उस दिन तक पहुंच जाएंगे जिस दिन मैरिज होगी बंदी, 10 दिन के अंदर अंदर तक हम पहुंच जाएंगे, पर वो अलग से हम करेंगे उसको एंड में। हाँ ढोलकिया जी, अकुल जी। सर इसमें जो उपपद लग्न लॉर्ड है अगर वो भी रेट्रो हो तो? नहीं, ये उपपद लग्न को मत इंक्लूड करो, हम केपी नहीं कर रहे, ये हम वैदिक के बेस पे कर रहे हैं। केपी का कोई वो अच्छा उपपद लग्न लॉर्ड कर रहे हो, सॉरी मैं सब लॉर्ड सुन गया। उपपद लग्न लॉर्ड का तो फिर रेट्रो हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो उसकी नेटल पोजीशन होगी ना। मैं ट्रांजिट में केवल रेट्रो को वो देखना होता है पिछले हाउस से। यदि आपकी कुंडली में कोई रेट्रो प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई वो बैठा है जहां बैठा है, उसको पिछले हाउस से नहीं देखना होता। कुंडली में जहां भी बैठ गया वो उसी जगह से देखते हैं। रेट्रो केवल हम देखते हैं जब वो ट्रांजिट में है। ठीक है, क्लियर है? नेटल में ही रेट्रो हो तब? नेटल में रेट्रो है उससे हम कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ट्रांजिट में रेट्रो है तो उसके पिछले भाव से एस्पेक्ट देखा जाएगा। नेटल में रेट्रो है, आप उसको रेट्रो को देखो मत, मैं कह रहा हूं उसको नहीं कंसीडर करना हमें। केवल ट्रांजिट में वो जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने नेटल की तो बात ही नहीं की, हम ट्रांजिट के शनि की बात कर रहे हैं बस। तो नेटल का कहीं भी कोई भी बैठा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ट्रांजिट का शनि जिस राशि में वहां से एस्पेक्ट करेगा, और यदि वो रेट्रो है तो अपने से पिछली राशि में एस्पेक्ट करेगा। तो इसमें और कोई कंफ्यूजन ऐड मत करो, इतना सिंपल है बस। क्लियर है? नेटल वाला कहां बैठा है वो रेट्रो है, डायरेक्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे जहां बैठा है वहीं मानेंगे बस। रेट्रो है कभी भी वहीं मानेंगे। क्लियर है सर। नेक्स्ट ढोलकिया जी। जी सर मैं रेट्रो के बारे में बात कर रहा सर। जो आपने अभी बताया कि मान लो अगर सैटर्न जो ट्रांजिट का है वो 28 डिग्री का है, वो रेट्रो हो जाता है तो सर तो वो फिर उसी भाव में तो रहेगा, वो पीछे तो नहीं जाएगा? वो आपकी बात ठीक है थ्योरेटिकली, पर उसको हम ट्रांजिट में गोचर में पिछले भाव से कंसीडर करते हैं। अच्छा, फिर भी पिछले भाव में लेना है? हाँ, पिछले भाव से लेते हैं उसको। जो ट्रांजिट में बैकवर्ड हाउस से एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस देना शुरू कर देता है, तो उसको पिछले भाव से रेट्रो के केस में केवल लेना है आपको, ट्रांजिट में गोचर में, बाकी केस में नहीं लेना। क्यों पीछे जा रहा होता है ना एक्चुअली, इसलिए लेते हैं उसको पिछले भाव से। बैकवर्ड मोशन अपीयर होती है ना उसकी,
इसलिए हम मान के जी चलते हैं सर। कि वो पिछले भाव से इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन सर वो जाएगा नहीं ना, मैं ये कहना वो तो पूछ रहा था कभी भी नहीं उसके- जाता, वो तो वहीं होता है, उसी भाव में होता है, राशि परिवर्तित करता ही नहीं है। पर वो जी सर, अगर वो सर कम डिग्री का है तब तो वो जाएगा सर पीछे, फिर बहुत तो रेयर दिखाता केसेस नहीं में होता है, तो वो एक्चुअली नहीं, वो आप जब बात कर रहे हो वो तो ऐसा है कि रेट्रो के बारे में एक अलग से वो है, जो आप ज्यादातर लोग जानते हैं, उससे कुछ अलग ही कहानी है रेट्रो की, तो वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो रेट्रो 90% लोग समझते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, और उसकी स्टोरी अलग है कि हम उसको पिछले भाव से लें, अगले भाव से लें। एक्चुअली वो इस बात पर बहुत डिपेंड करता है वो कहाँ से रेट्रो होना शुरू हुआ, इस पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, वो क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में सर देखते हैं ना ट्रांजिट में, हाँ। आप उसको मूव करके देखो तो पिछले भाव में वो दिखाता है, अगर वो स्टैटिक में गया, अगर हाँ। बाद में हुआ तो नहीं दिखाएगा, उसी भाव में दिखाएगा, तो वो ट्रांजिट में किसी भी सॉफ्टवेयर में दिखाता है सर। तो ट्रांजिट में हम उसको बैकवर्ड हाउस से ही मान के चलेंगे। जी जी सर, जी सर। जी बिमला मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, मान लो वो 3 महीने के लिए रेट्रो है तो हम कहेंगे कि भी हाँ हो सकती है शादी, और वो जब रेट्रो नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, फिर तो वो नहीं होगी मान लो 3 महीने में। डायरेक्ट से ही हाँ जी। निकालोगे ना आप, जब वो डायरेक्ट हुआ तब से तो डायरेक्ट से ही निकालोगे ना आप उसकी। नहीं मान लो कोई रेट्रो है, शनि तब आ जाए और पूछे भाई, मतलब तब दिख रहा है कि यहाँ होगी। नहीं, वो आप उसको रेट्रो ड्यूरेशन में ही केवल देखोगे। हाँ जी, तो उस पिछली टाइम कहेंगे time से। होगी। हाँ, मान लो 3 महीने में नहीं होती, फिर नहीं होती तो फिर वो डायरेक्ट के हिसाब से बताओगे उसको टाइम। उसको आप कहोगे कि ये 3 महीने में हो जाएगी, नहीं हुई तो फिर आपकी मार्च तक हो जाएगी, इस तरीके से बोलोगे। एक सर मैं ये पूछ रही थी, मंगल मेल फीमेल दोनों के लिए लेना है क्या, मंगल का जो ट्रांजिट आप बताओगे? नहीं, वो तो मंगल बताऊंगा जब बताऊंगा ना आपको, अभी क्यों बताऊंगा। अच्छा, ओके सर। मंगल बताएगा। सर अभी आज के क्लास में यही है ना, और कुछ नहीं है ना सर? हाँ, अब छुट्टी है, बाकी तो डाउट पूछ रहे हैं। हाँ सर। नहीं सर, बस मेरे को जाना है इसलिए अर्जेंट। हाँ, कोई बात नहीं, आप जाओ, और कुछ नहीं कराना, अब तो हो गया टाइम भी। सर वर्मा सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे डायरेक्ट प्लेनेट की दृष्टि डायरेक्ट होती है, तो रेट्रो अगर सैटर्न हो गया तो दृष्टि भी इनडायरेक्ट हो जाएगी क्या? नहीं सर, वो एज इट इज ही होगी। पता नहीं, थोड़ा सा डिस्प्यूट से चलता है इस बात पे। नहीं सर, डिस्प्यूट कोई नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसमें जो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये अप्लाई की हुई चीजें बता रहा हूँ, वो जैसे लगती हैं वैसे बता रहा हूँ। क्योंकि डिस्प्यूट क्या है कि लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई हुई हैं, डिस्प्यूट कुछ भी नहीं है। जैसे अब आपको वही वाली बात है कि मैं किसी चीज़ को बोलूँगा तो वो एक दूसरी तरीके की एस्ट्रोलॉजी की क्रिटिसिज्म हो जाती है जब हम कोई बात बोलते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं, राहु केतु की दृष्टि भी यूज़ करते हैं लोग, और बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं, उनकी लॉर्डशिप भी यूज़ करते हैं, उनका एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन भी यूज़ करते हैं। अब उन्हें किसने बताया? ये सेल्फ क्रिएटेड बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है। आप उसमें चैनलों पे चले जाओ, आपकी तो 3 दिन में शादी करा देते हैं। यदि हल्दी पे आपने पीला कपड़ा वो बांध दिया और उसको रख लिया पर्स में, तो 5 दिन बाद तो आपको रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सब हियर से हैं और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि रेट्रो में हम जो चलेंगे उसमें हम क्या मानेंगे कि जिस भी साइन के अंदर वो है, यदि वहां पर रेट्रो हो जाता है तो उस टाइम पर उसकी एस्पेक्ट उससे पिछले भाव से भी मानकर चलेंगे। दैट्स ऑल। राइट सर, थैंक यू। ओके, भार्गव साहब आप पूछ रहे थे कुछ? सर ये पूछ रहा था, जो चार्ट इसमें हम रिफर करेंगे तो वो D1 राशि चार्ट करेंगे, केपी चार्ट तो नहीं करेंगे? केपी का कुछ भी नहीं पढ़ रहे सर, हम यहाँ पे वैदिक पढ़ रहे हैं केवल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हमारी 2 क्लासेज हैं, केपी अलग है और ये हम टाइमिंग ऑफ मैरिज है। इसमें जब मैं केपी को इंक्लूड करूंगा तब मैं केपी बताऊंगा, वो मैं एंड में करूंगा बस कंफर्म करने के लिए। थैंक यू। बाकी कोई है तो ओके सर, एंड थैंक यू। करते हैं फिर आप? एंड करते हैं आज का सेशन। सर एक थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। बड़ा हेलो। ओके, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है।